हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी एकेडमी। दोस्तों, अगर आप आरओ एआरओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम 2020 के आए हुए पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और हमने पिछले दो वीडियो में 100 प्रश्न को लगभग डिस्कस कर लिया है। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे और ये हमारा जीएस पेपर है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा 101वां प्रश्न है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है, 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो क्या इसका क्या सही हो जाएगा? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, ए एवं दो। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम, DICGC बोलते हैं इसे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह जमा बीमा प्रदान करती है और जब बैंक अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में विफल रहता है, अर्थात यानी कि यह बैंक जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, तो इसके अंतर्गत 5 लाख का जमा बीमित है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 102वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पे बैंक दिया गया है और इसका प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा बैंक निजी है, कौन सा बैंक सरकारी है, कौन सा प्राइवेट है। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो हमारा है इंडियन बैंक, विदेशी बैंक, ICICI बैंक सरकारी, सिटी बैंक निजी, सारस्वत बैंक सार्वजनिक। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। इंडियन बैंक जो है सार्वजनिक बैंक है, ये आपको पता है, और ICICI बैंक ये निजी बैंक है, ये सबको पता है। और सिटी बैंक जो है दोस्त, ये विदेशी बैंक है। और सारस्वत बैंक जो है ये सहकारी सहकारी बैंक है। ठीक है, तो मैंने जिससे पहले बताया इंडियन बैंक सार्वजनिक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण से चिन्हित किया गया है। तो पहला कथन है हमारा अभिकथन, जिसे कहा गया है, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। मैंने आप अगर आपने 1 से लेकर के 100 वीडियो तक हमारा 100 प्रश्नों तक देखा होगा, तो इस तरह के प्रश्नों में जनरली हमारा ए ही सही होता है। बस मैं एक संकेत कह रहा हूँ या दे रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ लेंगे आप। 104 नंबर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है क्या? नवाचार, रोजगार सृजन, व्यवसायिक समन्वय, जोखिम प्रबंधन। क्या है दोस्त? तो 104 का होगा हमारा यहाँ पे व्यवसायिक सामाजिक उद्देश्य का, तो नवाचार, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, रोजगार। ठीक है, सृजन, रोजगार सृजन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, पश्चिम बंगाल। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जनजाति जारवा जनजाति रहता है और इसके अलावा ओंगे, सेंटलीज, सोमपेन तथा निकोबारी जनजाति भी यहाँ निवास करता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ओंगे, सेंटलीज, सोमपेन तथा निकोबारी जनजाति भी यहाँ निवास करती है। 107वां प्रश्न देखते हैं दोस्त। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। खनन क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे खनिज दिया हुआ है। ठीक है, हमें मैच करना है यहाँ पे। तो गुरु महिषानी जस्ता, तलचीर यूरेनियम, जादूगोड़ा लौह अयस्क, जावर कोयला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 107 है, 107 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। यानी कि गुरु महिषानी जो है ये उड़ीसा में है और ये यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। तलचीर तलचीर ये भी उड़ीसा में है और यहाँ पे कोयला पाया जाता है तलचीर में। जादूगोड़ा जादूगोड़ा झारखंड में है और यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, ये बेहद फेमस है, सभी जानते हैं। जावर जस्ता पाया जाता है जावर में, जावर राजस्थान में है। 108 देखते हैं प्रश्न। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारत में मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। इसका समय जून से सितंबर तक रहता है और दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। फिर उसके बाद 1 जून को चेन्नई और तिरुवनंतपुरम पहुंचता है। फिर 5 से 10 जून के बीच कोलकाता और मुंबई को छूता है। फिर 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर तक पहुंचता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली तथा जयपुर जैसे शहरों में प्रवेश करता है। तो 199 प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर जाएगा मणिपुर। यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से है, ठीक है। और 8 राज्यों से जो गुजरती है, इनमें से 8 राज्य कौन कौन से हमारा है? हमारा 8 राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा एवं मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देश दिया हुआ है, यहाँ पे राजधानी दिया हुआ है, इसमें से हमें चयन करना है। यहाँ पे ऊपर में कोड दिया हुआ है, तो इसको चयन करना है। तो ये तो बेहद बेहद आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर जाएगा हमारा सी। म्यांमार की राजधानी यंगून, कंबोडिया की राजधानी नामपने, वियतनाम की राजधानी हनोई और फिर लाओस की राजधानी वियंतियन, ठीक है। 111वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन है सत अल अरब, वियना, पराग्वे, बशरा, नाइजर, असेंसियन, डेन्यूब, नियामी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर। सत अल अरब जो है ये बसरा इराक में है। सत अल अरब ये बसरा इराक में है, ठीक है। और पराग्वे ये असेंशन में है। पराग्वे में असेंशन शहर है। पराग्वे यहाँ पे नदी का नाम दिया हुआ है और ये शहर का नाम दिया है, ठीक है। और ये नाइजर, तो नाइजर नियामी नाइजीरिया में, सॉरी नाइजर में। डेन्यूब वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शहर में अपराध की स्थिति, ऑप्शन बी शहर में बिजली आपूर्ति, ऑप्शन सी अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति, ऑप्शन डी शहर में वनस्पति का आवरण। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। जुलाई 2020 में भारत सरकार के केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के एक हिस्से के रूप में प्रेरक दौर सम्मान नामक पुरस्कार के एक नए वर्ग की घोषणा की और इसका उद्देश्य था अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता नीति से है। 113 प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है? अनुसूचित सूचित जाति यहाँ पे कहा जा रहा है, इसे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है। केरल, नागालैंड, सिक्किम, असम। तो हमारा सही जवाब होगा इसका नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति की संख्या निम्न है। एससी की संख्या, शेड्यूल कास्ट की संख्या शून्य है, नहीं है मतलब। जबकि केरल, सिक्किम और असम सहित अन्य राज्य संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास करती है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात की जा रही है। 114 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 20 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है वृक्षारोपण से, कोविड लॉकडाउन से, सेना के प्रति समर्पण से, ऑनलाइन शिक्षा से। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा वृक्षारोपण से। नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत के प्राइम मिनिस्टर 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया गया जो वृक्षारोपण से संबंधित है और ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है, ठीक है। 115 नंबर तो बहुत बेहद इजी प्रश्न है दोस्तों। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ये मछली सबको ये पता है।
चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी। तो इसका हमारा सही जवाब होगा इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। आपको यहाँ पे ये भी रखना है, इंद्रावती नदी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ पे है, छत्तीसगढ़ में है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है और इसे बस्तर संभाग का सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। और ये जो घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलुज, काली और तीस्ता, सतलुज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज और काली। सतलुज और काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तक हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षेत्रीय विभाजनों में सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय है। अब हम लोग 118वें प्रश्न को देखते हैं। क्या है? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब? 1987 में, 1992 में, 1995 में, 1998 में। तो हमारा इसका सही उत्तर है, आंसर है 1992 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1992 में की गई और ये वनों की कटाई, वृक्षारोपण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापना और पर्यावरण विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें वनों की कटाई और भूमि से सटे इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय था? थीम। व्यापार में सांख्यिकी, कोविड-19, शासन में सांख्यिकी, सतत विकास लक्ष्य। इसका हमारा सही आंसर होगा सतत विकास लक्ष्य। 29 जून को जो मनाया गया था सांख्यिकी दिवस, इसका सतत विकास लक्ष्य है। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मनाया गया था सांख्यिकी दिवस, इसका थीम सतत विकास लक्ष्य था और इसके अंतर्गत उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली तथा लैंगिक समानता शामिल है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ने वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कंगना रनौत। 121वें प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए? मरणोपरांत बात की जा रही है इसमें, तो इसका सही जवाब होगा हमारा 4। कौन किसके किसे? जॉर्ज फर्नांडिस जो कि बिहार के नेता थे, तो उन्हें मिला मरणोपरांत। अरुण जेटली, इन्हें भी मिला, ये दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति से थे ये भी। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ GSK, ये भी राजनीति से थे और ये मॉरिशस से हैं। और इसके बाद फिर श्रीमती सुषमा स्वराज, इसे भी मरणोपरांत मिला है। ठीक है, दिल्ली से संबंध रखती थी ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री, पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद कौन है? ये PV सिंधु के कोच हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी कि पहले थे, तो कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया। वर्तमान में ये ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु के कोच हैं। मैंने पहले भी कहा, इससे पूर्व इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम लोग 123rd क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को, 21 दिसंबर को। तो सही आंसर है इसका 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने स्वीकृति प्रदान की। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किससे एक संबंधित है? आपदा प्रबंधन, तेल की खोज, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, प्रवाल भित्ति संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा आपदा प्रबंधन।
मेडागास्कर में भयंकर तूफान चक्रवात आया था, तो उसी में वहां पे उनके बचाव के लिए, मदद के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हमारे भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। 125वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुए हैं? भारत और यूके, भारत और इजराइल, भारत और फ्रांस, भारत और यूएसए। इसका सही आंसर होगा भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम। 126वां प्रश्न देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। ऊपर में देखते हैं, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एवं बी, एक और दोनों सही है इसका। अब हम 127वां प्रश्न देखते हैं। यदि कारपेट को कोड भाषा में TCEAPR लिखा जाता है तो नेशनल को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसे सी नंबर इसका आ जाएगा, LNAANTOI लिखा जाएगा। अब 128वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मैं इसे यहाँ पे हल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ, आप इसे आराम से हल कर लीजिएगा, बेहद ईजी प्रश्न है। तो मैं सिर्फ इसका उत्तर बताते जा रहा हूँ। तो 128 का होगा, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकेंड विलंब होते जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 128वें का ए, 1140 मिनट। किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि ही को एक 41, सी को 49 और देम को किसके बराबर होगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 62। यदि 3 दिसंबर 2020 रविवार, यदि 3 दिसंबर 2020 को रविवार था तो 3 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुधवार। मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ ये सब, इन सभी को, इसे आप खुद से करेंगे सॉल्व। 130 प्रश्न देखते हैं। 131, स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे है? तो वो होगा सत्य से। ये तो बेहद ईजी है। रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 7, 18 है, 40 है, 172, 348 है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही हो जाएगा 84। कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, आसानी रहेगी। 7+11 मतलब 7+11 कितना? 18। उसके बाद फिर 18+22 कितना हो जाएगा? 40। मतलब इसे 2 गुना करते जा रहा हूँ। फिर 40+44, आपने देखा यहाँ पे 11 किया मैंने, फिर यहाँ पे 22 किया, इसके बाद मैं यहाँ पे 44 कर रहा हूँ। तो 40+44 कितना हो जाएगा? 84। उसके बाद 84+88, यहाँ पे 44 मैंने जोड़ा था, इसका यहाँ पे डबल कर दिया, 172 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 176 मैंने इसको जोड़ूंगा इसमें, फिर 348 ही हो जाएगा। 133वां देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? 9, 10, 11, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 11। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? इसका होगा 11। कैसे मैं आपको बताता हूं। AHIMOTUVWX और Z, ये इस प्रकार होते हैं जो कि दर्पण में समान प्रतिबिंब बनाते हैं। 134 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? आगरा, कानपुर, उन्नाव, नोएडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आगरा, कानपुर, उन्नाव और नोएडा है। तो हमारा 134 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में स्थित है, ठीक है। और यह पार्क कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है और बंथरा उन्नाव के समीप है। 135वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन 4 है, 1990 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 1995 में। 136वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थान यहाँ पे दिया हुआ है और वाराणसी दिया हुआ है, शहर दिया हुआ है। इसका हमारा हो जाएगा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। 137 देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? सही सुमेलित नहीं है, फिर इसे टारगेट करना रखना है आपको दिमाग में। गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी,
पीतल की मूर्तियां मथुरा, ताले अलीगढ़, बेतवा वाराणसी, बेतवा छड़ियां वाराणसी। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी नंबर, पीतल की मूर्तियां। पीतल की मूर्तियां जो बनती है मुरादाबाद में, ब्रास सिटी बोलते हैं मुरादाबाद को। 138 देखते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, यहाँ पे मेला का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे जनपद दिया हुआ है, आपको इससे मैच करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी, कूट भाषा पे आपको इसे भी ध्यान देना है। यहाँ पे देवी पाटन मेला, ये कहाँ पे, ये बलरामपुर में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में। कामपील मेला, कामपील मेला कहाँ पे, फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला कहाँ पे, आगरा में। ददरी मेला, ददरी मेला कहाँ पे, बलिया में। ये तो सही है। 139वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिजनौर में। बिजनौर, और भी उत्तर प्रदेश में जनजातियां बसती है, एक बार मैं बता देता हूँ उनका नाम। बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरवार, सहरिया, बैगा, पहरिया, धुरिया आदि, ये सभी। और हाँ, बुक्सा अथवा भुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। यह जनजाति हिंदी भाषा का इस्तेमाल करती है। हाँ, जीएस पेपर के लास्ट पेपर को देख, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3। कौन कौन से? ये हैं मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती पठारी और पर्वत क्षेत्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जीएस पेपर के 140वें प्रश्न को आज हमने पूरा कर लिया डिस्कशन। हम लोग अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें 60 प्रश्न है, तो हम इसको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें। फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।